केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर वृक्षारोपण कर 2020 के वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, पर्यावरण बचाने के लिए मोदी सरकार कर रही है काम। देश भर में कोरोना संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,26,000 से अधिक। देश आज बाल गंगाधर तिलक और देश की आजादी के रणबांकुरे चंद्रशेखर आजाद की मना रहा है जयंती। युवाओं को वीर सपूतों के जीवन से लेनी चाहिए प्रेरणा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों ने की लॉकडाउन में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना। कहा, संकट काल में सरकार ने गरीबों कमजोरों की हर स्तर पर की मदद। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया के भीतर नेतृत्व की स्थिति उत्पन्न की। करोड़ों घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर पर्यावरण को धुआं मुक्त किया और देश और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर भारत उभरेगा। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति उत्पन्न करी है। 8 करोड़ घरों के अंदर धुआं दूर कर लकड़ियां और टहनियां और कंडे जलाकर जो माताएं बहनें रसोई करती थी, उनके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही था, परंतु साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता था। आज स्वच्छ ईंधन एलपीजी सिलेंडर देकर पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा की है। सौर ऊर्जा के लिए देश में भारत नेतृत्व करे, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। देश दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोयला के क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं। साथ ही कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि लगभग 16 करोड़ वृक्षारोपण किया गया, जो 25,000 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए हैं। लगभग 16 करोड़ हमने अभी तक ट्री प्लांटेशन किया है, वो 25,000 हेक्टेयर में। और इस बार विशेषतः हम 7,000 हेक्टेयर ब्रोकन एरिया में, मीन्स जहां खनन हुआ है, हम 1.7 करोड़ सैपलिंग बनाने का वो जो हमने वृक्षारोपण करने का निर्णय अभी हमने किया है। उत्तर प्रदेश में आगामी 28 जुलाई को जैव विविधता पर आधारित वृक्षारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मॉक ड्रिल द्वारा क्षमता का आंकलन किया गया। मॉक ड्रिल के परिणाम सकारात्मक रहे। इस दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक श्री मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जुलाई को विश्व रिकॉर्ड के लिए जैव विविधता पर आधारित प्रदेश में अधिकाधिक प्रजातियों का एक साथ विभिन्न स्थलों पर रोपण किए जाने की योजना है। इस रिकॉर्ड हेतु प्रदेश के 8 जनपदों यथा लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ, बांदा तथा चित्रकूट में अलग अलग स्थानों पर एक साथ कुल 240 प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। प्रत्येक स्थल पर 30 प्रजातियों के 12 पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार 8 स्थलों पर 240 प्रजातियों के 2,880 पौधे लगेंगे। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,82,606 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,26,000 से ऊपर हो गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 29,861 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक मार्क रेयॉन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण में अनुसंधान कर रहा है। अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इस प्रगति के परिणाम की उम्मीद वर्ष
2021 की शुरुआत से पहले नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में हैं और सुरक्षा या रोग प्रतिरोधक रिस्पांस के मामले में कोई भी अभी तक असफल नहीं रहा। रेयॉन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन के पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन इस बीच वायरस के प्रसार की तेजी को देखते हुए उस पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस संक्रमण के सामुदायिक प्रसार को देखते हुए उन्होंने स्कूलों के दोबारा खोले जाने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। पूरा देश अपने महान सपूत के संघर्ष और बलिदान को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उन्हें याद कर लिखा कि आज जुलाई 23 को भारत के दो महान सपूत बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती है। मुझे लगता है युवाओं को देश की आजादी के लिए उनकी जिंदगी और बलिदान को पढ़ना चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में कहा कि आज हम इन बहादुरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस महान देश के लिए ये उनके सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती के अवसर पर विलक्षण युवा नायक की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। राष्ट्र के समक्ष ऐसे उदात्त आदर्शों के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म जयंती पर आदर्श पुरुष के यश और उनकी पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत मां के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। वहीं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर शत शत नमन। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम दिया गया। 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध करवाता रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश भर में सभी जगहों पर आसानी से खबरों के साथ साथ मनोरंजन का माध्यम भी बना हुआ है। सिंचाई जल संसाधन विभाग के अधीन संचालित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों के लिए 27,500 लाख रुपए के सापेक्ष दूसरी तिमाही जुलाई, अगस्त व सितंबर हेतु 4,862 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस संबंध में 17 जुलाई 2020 को शासनादेश जारी करते हुए प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें रामगंगा, बेतवा नदी के कार्यों समेत कई कार्यों को समायोजित किया गया है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना से बचाव का ये संदेश।
और अब अगला समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश ने 55,000 टेस्ट प्रतिदिन की टेस्टिंग क्षमता अर्जित की। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से वर्तमान में प्रतिदिन 20,000 टेस्ट को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे कार्य में तेजी लाते हुए इसके माध्यम से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। कोविड-19 तथा संचारी रोगों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। जिलों के नोडल अधिकारी प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को प्रस्तुत करें। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बरेली के अब्दुल रऊफ अहमद के बेटे और बहू लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल गए। अब्दुल रऊफ के बाद अब बरेली के सराय मोहल्ले में रह रहे उनके परिवार ने कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के अनाज, गैस जैसी दी गई योजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे संकट काल में जो कुछ सरकार द्वारा किया गया उससे देश के नागरिकों को बल मिला है। सरकार जिस तरह देश के नागरिकों के साथ खड़ी रही वो हमारे लिए गर्व की बात है। मेरे फादर मौलवी अब्दुल रऊफ खां स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के हर मूवमेंट में सन 36 से लेके स्टूडेंट लाइफ से लेके और अब तक बराबर चलते रहे जब तक हयात रहे। और बहुत सी शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कोर्ट के मेंबर भी थे। जेल का तो 2 का तो रिकॉर्ड मालूम है कि 6-6 महीने रहे अलग अलग मूवमेंट के अंदर, जिसमें ये सतीश चंद्र MP और राममूर्ति जी, दरबार लाल शर्मा जो स्पीकर रहे हैं काउंसिल के, ये सब लोग नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं और बराबर कर ही रहे हैं वो। जी, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हर आदमी, बल्कि हम क्या बाकी सारे लोग ही तारीफ करते हैं उनकी। शहीदों की धरती शाहजहांपुर में भी कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से नागरिकों एवं प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल रहा है। समाज के हर तबके को निःशुल्क राशन, उज्ज्वला, मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ महामारी के दौरान मिलने से लोगों में प्रधानमंत्री पर आत्मविश्वास बढ़ा है और कोविड-19 बीमारी को मात दे रहे हैं। सरकार के सराहनीय कार्य को लेकर जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों ने मोदी सरकार की प्रशंसा की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे परिजनों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने सभी का ध्यान रखा है। उन्होंने निःशुल्क राशन, महिलाओं के खाते में पैसे भेजकर सभी को जीने का सहारा दिया। इस सरकार में महिला सुरक्षा एवं बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। मेरे परदादा जी थे जिनको काकोरी कांड में 19 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दी गई थी। और आज हमारे जो देश में जो महामारी कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है वो चिंतन विषय तो है ही, उसके साथ साथ हमारी जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सराहनीय कार्यों को देखते हुए जो आज ऐसी बड़ी महामारी में हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, नई नई योजनाएँ दे रहे हैं हम लोगों के, गरीबों के लिए मुफ्त राशन और महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजनाएँ, और पलायन भी जो हुआ था उसमें भी हमारी सरकार की मेन अहम भूमिका रही है और उन्हें हम लोगों को, गरीबों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाया। सिंह है और अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह मेरे परबाबा हैं और मैं उनके प्रपोत्री हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, जैसे कि गरीबों के लिए काफ़ी उन्होंने योजनाएं दी हैं और मिडिल क्लास वालों के लिए भी काफ़ी किया है और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने की हैं जो कि बहुत अच्छा है। उनकी वजह से एक आत्मविश्वास रहता है कि हम आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे और भारत बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल बनेगा उनकी वजह से। और हमारे
मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। गरीबों के लिए तरफ वह काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहते हैं कि गरीबों के लिए काफ़ी करते हैं। वे काफ़ी राशन दिया इस महामारी में भी, और वैसे भी पहले से भी काफ़ी उन्होंने कार्य किए गरीबों के लिए। खां पौत्र अमर शहीद अशफाकुल्ला खां शाहजहाँपुर, इसी घर में शहीद अशफाकुल्ला खां का जन्म हुआ था जहाँ मैं रहता हूँ। और काकोरी एक्शन में शहीद अशफाकुल्ला खां ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनको फांसी की सज़ा मिली थी और फैज़ाबाद जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। आजकल देश कोरोना महामारी से पीड़ित है। अपना देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये महामारी पैर पसार चुकी है और काफ़ी नुकसान कर चुकी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई और काफ़ी प्रयास किए इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए और आम जनता को आराम देने के लिए। हमारे पिताजी, जिनका स्वर्गवास 2015 में हो गया था, वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका बहुत योगदान रहा और वो केवल 14 साल की आयु में जेल में रहे थे। उन्होंने 8 महीने जेल की सज़ा काटी थी। उनके 3 भाई और थे, वो तीनों भाई, 2 भाई और थे, वो दोनों भाई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारा परिवार में और कई लोग भी हैं, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आज के समय में जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें हमारे देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्कृष्ट काम हुआ है वो सराहनीय है जा करके, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलिटरेसी बहुत है और उसको कंट्रोल में करके इतने बड़ा काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने अपनी योग्यता के अनुसार इसके ऊपर बहुत कंट्रोल करा है और प्रधानमंत्री जी ने हर तबके के लिए, चाहे वो गरीब हो, निर्धन हो, महिला हो या बाहर से आए प्रवासी, उन सबका ख्याल रखा है। उनको 3 4 5 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं के खाते में 500 रुपये सबके खाते में दिए गए हैं जाकर के, जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको 2 सिलेंडर और दिए गए हैं। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ रहा है। जहां एक और कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं कोरोना को हराने वाले कोरोना सर्वाइवरों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में बरेली के कोरोना सर्वाइवर कोरोना को हराकर महामारी को मात दे रहे हैं। बरेली के सुभाष नगर निवासी महेश जिले के पहले कोरोना सर्वाइवर हैं, जिन्होंने सबसे पहले कोरोना संक्रमण को हराया है। महेश नोएडा की निजी कंपनी में काम करने के दौरान संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद बरेली में माता, पिता, भाई और बहन भी संक्रमण के दायरे में आ गए। सभी का बरेली जिला अस्पताल में इलाज हुआ और इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। आज महेश और उसका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहा है। इलाज तो खैर अच्छा ही रहा हमारे संग में। सरकार का भी सहयोग ही सही रहा, मतलब हमारे संग में तो अच्छा ही रहा। मतलब पहला मरीज थे, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं किस तरीके से हुआ था, लेकिन मैं जब 21 तारीख को अपनी सीज फायर कंपनी से जब आया यहाँ पे, तो 23-24 तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। 25 तारीख को ही अचानक से मेरे को खांसी हो गई। 26 तारीख की शाम को मेरे को काफ़ी तेज़ बुखार और खांसी काफ़ी तेज़ होने लगी। 27 तारीख को मैं उठा और मैंने बोला कि मेरे को चेकअप कराना है। हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे रिपोर्ट 29 तारीख को पॉजिटिव आई, तो बस पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। आज के टाइम पे आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ रखिए। लोग हर किसी से ये सोच के चलिए कि वो बीमार है, तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप किसी के भी संग में रहिए। सरकार के लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने तो देखिए अच्छा काम करा है, यूपी सरकार ने। सरकार को तो काफ़ी सहयोग रहा। स्टार्टिंग अच्छी रही थी बेशक। स्टार्टिंग में हमें लगा था शायद हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट बाद में जो हमारी नर्स वगैरह मिली, हमें डॉक्टर मिले, वो काफ़ी अच्छे थे। उन्हें ट्रीटमेंट भी अच्छे से दिया और काफ़ी हमें मतलब जागरूक किया कि बता तुम लोग सही हो सकते हो, हिम्मत देते रहे। तो उनके उससे हम लोग काफ़ी हद तक ठीक हुए। फिर अभी भी घर में रहते हैं तो सारा सेफ्टी से रहते हैं, सैनिटाइज़ करते रहते हैं, हैंड वॉश करते रहते हैं, मास्क का यूज़ करते हैं। अगर बाहर जाना है, सब्जी लानी है तो उसको क्लीन करते रहते हैं। तो फिर अभी सेफ्टी है।
कोविड महामारी के चलते अपने घरों को वापस आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में विभिन्न विभाग कार्य भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सेवायोजन कार्यालय भी प्रवासी मजदूरों को उनके स्किल के हिसाब से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। वाराणसी में सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कराई गई, जिसमें 5,03,832 प्रवासी श्रमिकों की मैपिंग कराई गई और इसमें 6,632 कुशल श्रमिक, 47,000 अकुशल श्रमिक हैं। सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक पीएस शुक्ला ने बताया कि कुशल श्रमिकों को सेवायोजन कार्यालय में सेवा मित्र ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और इनको प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रोजगार मेले के माध्यम से हमने अभी तक विभिन्न कंपनियों में लगभग 500 कुशल श्रमिकों को रोजगार दिलवाया है और अन्य कंपनियों में भी इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अकुशल श्रमिकों को मनरेगा व अन्य कंस्ट्रक्शन के कार्यों में उनका उपयोग किया जा रहा है। गुड़गांव में काम कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से यहाँ घर वापस आ गया। बनारस में क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय से हमें बनारस बीट्स में काम करने का मौका मिला, जिस कारण मैं बनारस बीट्स को और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुंबई में लॉकडाउन के चलते यहाँ मुंबई पे आया था, सेवा आयोजन कार्यालय पे एप्लीकेशन किया था। उसके बाद बनारस बीट्स यहाँ पे हमको काम मिला है। हम बनारस बीट्स के सभी मैनेजर और मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मोदी सरकार और योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राजीव राजभर है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। सेवा आयोग के ऑफिस से मेरे को फ़ोन आया, मैं उधर जांच करा के इधर मेरे को काम पे बिजली के मिस्त्री के तौर पे काम के लिए रखा गया। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मैं परिवार में रहकर यहीं पे अपना भरण पोषण करूंगा। प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई जिला प्रशासन द्वारा। लगभग 53,832 प्रवासी श्रमिक जनपद वाराणसी में आए, जिनमें 6,632 कुशल श्रमिक और 47,200 अकुशल श्रमिक वाराणसी जनपद में आए हैं। जो कुशल श्रमिक हैं उनका हमारे यहाँ सेवायोजन कार्यालय में सेवा मित्र ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कुशल श्रमिकों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता सेवायोजन कार्यालय द्वारा दी जा रही है। हमने अभी तक ऑनलाइन रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 500 कुशल श्रमिकों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया है। अकुशल श्रमिकों को मनरेगा तथा अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं उनमें काम दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की महिलाएं साकार कर रही हैं। यहां की महिलाएं खादी के मास्क बनाकर स्वदेशी अपनाने की मुहिम को बढ़ावा दे रही हैं। वाराणसी स्थित स्वयं सहायता समूह सेवाश्रम के माध्यम से खादी उन्नत किस्म के मास्क बनाकर ब्रांडेड मास्क को टक्कर दे रहे हैं। इसके बारे में बताते हुए संस्था के प्रमुख प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि ये मास्क सस्ता होने के साथ साथ बार बार धोने योग्य है। स्वदेशी अपनाने की प्रधानमंत्री की मुहिम से खादी को बढ़ावा मिल रहा है, लोग खादी को अपनाने लगे हैं। वहीं इस कार्य में लगी महिलाओं का कहना था कि लॉकडाउन जैसे विषम परिस्थितियों में उनके सामने आजीविका का संकट हो गया था, लेकिन वो खादी के मास्क बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हुई हैं। ये सबसे पहले तो हम लोग लॉकडाउन में सारे काम धंधे जब बंद थे, उसी दौरान उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग मास्क बनाने का यहाँ शुरू किए। आसपास के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं उनको हम लोग जोड़ के और इसमें काम शुरू किए। आगे चलकर जो प्रवासी कामगार यहाँ आए उनको हम लोगों ने जोड़ा इससे और जोड़ के और मार्केट जो आज N95 और तमाम जो है विश्व स्तरीय अनुसंधानों से जो मानक आया है उसके अनुरूप हम लोग सबसे इसमें गुणवत्ता सुधार करते हुए सबसे उच्च क्वालिटी का इसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बिक्री की जहाँ तक है इसका न्यूनतम दर रखा गया ताकि ये सभी लोगों के पहुँच तक जा सके। खादी का मास्क बना रहे हैं हम लोग को बहुत यहाँ से फायदा है। पर डे का हम लोग यहाँ से
रुपया 250-300 का काम करते हैं और हम लोग का मतलब कि बहुत अच्छे से खर्च भी कर रहा है और हम लोग को काम करने में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही भारी बारिश का खामियाजा कुशीनगर के लोग भुगत रहे हैं। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंडक नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इन गांव में रहने वाले अधिकांश लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर गए हैं। खड्डा तहसील के सालिकपुर, नारायणपुर, मरचहवा, शिवपुर सहित आधा दर्जन गांव के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोग बेहाल हैं। नारायणी नदी में आई बाढ़ की वजह से तमकुही राज तहसील क्षेत्र के एपी तटबंध के पिपरा घाट व नरवाजोत के उपाध्याय टोला, देवनारायण टोला, तवकल टोला, शिव टोला, बुटन टोला व अहिरौली दान के डीह टोला में पानी घुसा है। अम्बा खास तटबंध के खैरटिया गांव और दियरा क्षेत्र के रक्तहिया, गोहकुला, भगवानपुर, संपूर्णा नगर में घुटनों तक पानी घुसा है, जिससे लोग बेहाल हैं। जनपद हापुड़ में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों हेतु करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे। शिविर में पहुंचे 183 प्रवासी मजदूरों को अब तक काम दिया गया है। काम पाकर प्रवासी मजदूर काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए संबंधित कार्यों के लिए मजदूरों के काम के आधार पर रोजगार में चयन किया गया है। कोविड-19 के कारण हमारे श्रमिक, प्रवासी श्रमिक जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, सभी को रोजगार देना है। सरकार की प्राथमिकता है कि इनको अपनी रोजी रोटी के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उसी के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक हमारे जनपद में 625 प्रवासी श्रमिक आए थे, जिनमें से हमने जो है 183 लोगों को रोजगार दे दिया है। 15 लोगों को दूसरे जनपद में रोजगार मिल गया है। 183 में से 57 लोगों को निर्माण कार्यदायी संस्थाएं जनपद में काम कर रही हैं, उनके द्वारा दिया गया है। 44 मनरेगा में दिया गया है। शेष उद्योग इकाई जो है हमारी, उसमें इनको रोजगार दिलाया गया है। आज इस कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के लिए इन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक शिविर आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि ये लोग विभिन्न प्रदेशों से आके अब इस जनपद में रह रहे हैं और इनके पास कुछ अभी काम नहीं है। तो इनकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार के निर्देश हैं कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी किन्हीं भी कामों में लगाया जाए, उद्योग में लगाया जाए, इनका स्वरोजगार का व्यवस्था कराई जाए। तो उसी क्रम में ये जो है आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं रोजगार के लिए आया था। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, रोजगार मिल रहा है। बस सरकार से इतनी ख्वाहिश थी, बस सब कुछ हो रहा है। हम रोजगार के लिए आए थे हापुड़, हमें रोजगार मिल चुका है। जैसे भी काम मिलेगा हमें काम दिया जाएगा, बस यही है। क्या सरकारी अच्छी योजना है, कोई लोन भी ले सकता है। जैसे भी आप काम जानते हो, मजदूरी का या जो वेल्डर का, जैसे कुछ भी हो उसको काम दे रहे हैं, उसके हिसाब से दिया जा रहा है काम। तो सरकार की अच्छी योजना है, हम बहुत संतुष्ट हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने CSR के तहत स्वच्छ गंगा कोष में 34 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। इस राशि से हर की पौड़ी और आसपास के घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आगामी हरिद्वार महाकुंभ को देखते साल 2021 हरिद्वार में आस्था का महाकुंभ लगने वाला है, जिसे देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस बार हरिद्वार कुंभ में आपको हर की पौड़ी क्षेत्र नए रंग रूप में दिखाई देगा। इतना ही नहीं, मालवीय घाट, नई घाट, सुभाष घाट, शिव घाट का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रवेश और प्रस्थान द्वार का निर्माण, गंगा आरती दर्शन के लिए LED स्क्रीन, दीवारों पर पेंटिंग, मनमोहक साउंड सिस्टम, घड़ी मीनार का जीर्णोद्धार, चेंजिंग रूम, रोड़ी बेल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना जैसे काम किए जाने हैं।
जिसकी कुल लागत 34 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को CSR के तहत ये राशि प्रदान की है। स्टेप्स बने हुए थे स्नान घाट के, वो भी थोड़ा ऊंचे नीचे थे। उनमें सिमिलरिटी लाने के लिए लोगों को सहज ढंग से गंगा जी में जा करके स्नान करने की दृष्टि से, साथ ही साथ वहाँ पर LED लाइट और क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, ये सब व्यवस्थाओं के लिए NMCG ने 34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसके क्रम में हर की पैड़ी और उससे लगे हुए और भी जो घाट हैं उनका जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग इस कार्य को अमली जामा पहनाने में जुटा है। पूरे इलाके की मैपिंग की गई है, प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया गया है, घाटों की टूटी लाइट्स को हटाने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है और हर की पौड़ी में जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। कोशिश है भक्तों को आस्था की नगरी हरिद्वार में दिव्यता और भव्यता का अनुभव हो और सुविधा में कोई कमी न रहे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।